क्या होगी अब इसको जानते हैं। अब ये भी पास्ट पार्टिसिपल है तो ये भी एडजेक्टिव की तरीके से काम करेगी, एडजेक्टिव की तरीके से काम करेगी। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। लेकिन जब ये किसकी तरीके से काम करती हो, एडजेक्टिव की तरीके से काम करती हो, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन देखो, यहाँ लिखता हूँ, मैंने लिखा आई है रिटन a letter, I have written a letter। दूसरा मैंने लिखा I have a written, I have written a letter, I have a written a letter। अंतर है, ऊपर वाला किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट, नीचे वाला सिखा बुआ बता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। समझ नहीं आया, चलो छोड़ देते हैं ना। सर्वा ध्यान देना, मैंने कहा मैंने लिखा बर्न्ड शिप, इसका मतलब हुआ बर्न मतलब जलाना या जलना। थर्ड फॉर्म लिखा बर्न्ड शिप का मतलब जला हुआ जहाज, जला हुआ जहाज। बर्न्ड पेपर मतलब जला हुआ पेपर, सुनना। ब्रोकन चेयर, इसका मतलब क्या हुआ, टूटी हुई कुर्सी, टूटी हुई ब्रोकन चेयर का मतलब टूटी हुई कुर्सियां। ब्रोकन हार्ट तो पता ही होगा, है हार्ट है नहीं है देखा है वाले करेजा तो कहाँ है, पीठी पर, क्या करेगा पीठी पर, हार्ट कहाँ होता है आशीष, बोल। सेकंड फ्लोर, दाहिने हो जाए बाएं हो जाए, बोल। सेकंड फ्लोर नहीं है, इनको नहीं होता। अच्छा से चलो, हार्ट हमेशा मास्टर सेंट्रल में होता है, लेफ्ट साइड उसका वाला ज्यादा झुका होता पार्ट लेफ्ट साइड में है, इसलिए हम लोग जनरली बोलते हैं कि बाएं साइड में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ब्रोकन चेयर, इसका मतलब टूटी हुई कुर्सियां। चेयर हमारा नाउन हुआ, नाउन की विशेषता बता रहा है कि बच्चे वर्ग की थर्ड फॉर्म है, और यही क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव। बर्न्ड शिप का मतलब हुआ जला हुआ जहाज। ठीक है, ये बच्चे क्या हो जाएगा, ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। लेकिन कुछ ध्यान देना, मैंने कहा शरल हैज ब्रोकन द चेयर, सरल हैज ब्रोकन द चेयर, सरल ने कुर्सी तोड़ दी। अब की बार देखो, सरल सब्जेक्ट, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब, ब्रोकन की बार मेन वर्ब, द चेयर इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब की बार यहाँ ब्रोकन मेन वर्ब है, एडजेक्टिव के तरीके से काम नहीं करा, उसने पार्टिसिपल नहीं है। लेकिन मैंने कहा सरल, सरल है सम ब्रोकन चेयर, सरल है सम ब्रोकन चेयर, सरल के पास कुछ टूटी हुई कुर्सियां हैं। अब की बार देखो, चेयर हमारा नाउन हो गया, ये इसको डिस्क्राइब करती है, एडजेक्टिव हो गया, ये डिटरमिनर है। इसका मतलब सरल के पास कुछ टूटी हुई कुर्सियां, समझना। तो वहां पे थर्ड फॉर्म है, तब वहां पे एडजेक्टिव है। बाय फेस किसी को रिकॉग्नाइज ना करें, बार बार समझ में आया बच्चे कि नहीं आया। फिर मैं लिखा आई हैव रिटन अ लेटर, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, रिटन हमारा मेन वर्ब हो गया, लेटर ऑब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट। इसका मतलब मैंने कहा, इसका मतलब आई हैव रिटन अ लेटर मतलब मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा है, मैंने एक पत्र लिखा है। लेकिन आई है आ रिटन लेटर, देखो लेटर नाउन हो गया, आर्टिकल पे लगा बच्ची, मतलब आर्टिकल लगाइए, आर्टिकल किसके पहले लग जाए तो पूरी फ्रेज डाल देना, नाउन में तो है। अभी फिलहाल तो यहाँ पे नाउन ही है, क्योंकि आ रिटन लेटर मतलब एक लिखा हुआ पत्र, आ रिटन लेटर मतलब एक लिखा हुआ पत्र। अगर ये मेन वर्ब होता तो मेन वर्ब के पहले आर्टिकल तो नहीं लगता, कि लगता है, नहीं लगता। आई एम राइटिंग अ लेटर होता है, आई एम आ राइटिंग लेटर नहीं होता है।
Main verb. हेल्पिंग वर्ब हम इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई मेन वर्ब आती है और हैव एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती है जिसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसके बाद कोई थर्ड फॉर्म आई नहीं, देखो यहाँ इसके बाद आई है इसलिए हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके बाद कोई वर्ब नहीं आई तो कोई वर्ब नहीं है, किसकी हेल्प करेगा? जो हेल्प नहीं कर पाएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्यों कह रहे हो? तब फिर ये क्या है? ये खुद ही मेन वर्ब है और ये किसको रिफर कर रहा है? पोजीशन को रिफर कर रहा है। किसको रिफर कर रहा है बच्चे? पोजीशन को। यानी पोजीशन का अधिकार होता है कि आई हैव अ रिटन लेटर, मेरे पास एक रिटन लेटर है, मेरे पास एक रिटन लेटर है। सरल है सम ब्रोकन चेयर, सरल के पास कुछ टूटी हुई कुर्सियां हैं लेकिन सरल है ब्रोकन का चेयर, सरल ने कुर्सी तोड़ी है। समझ दोनों जगह है या देख रहे हैं ना? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए रट्टा कभी नहीं मारना। आया कि नहीं आया? मैंने कहा आई सॉ अ वुंडेड बर्ड, आई सॉ अ वुंडेड बर्ड। लिटरेचर पढ़ते समय बहुत सारे ऐसे मिलते हैं लेकिन जब नॉलेज नहीं रहता बच्चा कह रही कैसे हो गया, उसको समझे नहीं तो प्रॉब्लम है। जब चीजों को हम जीरो से सीखते नहीं तो अंग्रेजी की ऐसी तैसी हो जाती है, खासकर हिंदी मीडियम में ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, आई सॉ अ वुंडेड बर्ड का मतलब हुआ मैंने घायल चिड़िया को क्या किया? देखा। घायल चिड़िया, वुंडेड बर्ड, यही पूछ रहे थे वाउंडेड, पहले वाउंडेड क्या? वाउंडेड, वुंडेड। समझ में आया कि नहीं? पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एज एन एडजेक्टिव काम करती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्लियर हो गया बच्चे? लिखना है इसको, नोट कर लें। सेंटेंसेस में करा देंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल फिलहाल इतना जान लेना है कि परफेक्ट है तो हैव की फॉर्म आती, कहीं भी परफेक्ट दिखे तो जाकर वहां हैव की फॉर्म आएगी, हैव की फॉर्म आएगी। तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड, ये क्या होगी बच्चे? परफेक्ट पार्टिसिपल। बस अब फिलहाल इतना जानना है। अब इतनी बात अगर जान गए, अब चलो हम पढ़ते हैं सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस में आता है सिंपल सेंटेंस। चलो देखते हैं, ठीक है? अब सुनना बच्चे, सिंपल सेंटेंस जैसा कि आपने तुमको बताया कि फाइनाइट वर्ब वो होती है जो वर्ब और जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अपने रूप को बदल लेती है। तो सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं, लिखवा दें? यस सर। ऐसे लिखते, इसी में इट हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब, इट हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब, बस यही होती है सिंपल सेंटेंस। यानी सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। जिस सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो, दैट सेंटेंस इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। आया समझ में? जैसे कि लिखना बच्ची, पहला कमल इज अ टीचर, कमल इज अ टीचर, कमल एक टीचर है, देख रहे हैं एक ही फाइनाइट वर्ब है इसलिए सिंपल सेंटेंस। दूसरा, कमल हैज रिटन अ लेटर, एक फाइनाइट वर्ब है इसलिए सिंपल सेंटेंस। ठीक है? तीसरा, मैंने कहा डू यू रीड अ नॉवेल, रीड अ नॉवेल। आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस से छोड़ो, सिंपल सेंटेंस है पहले, सिंपल के बाद इंट्रोगेटिव वगैरह आता है क्योंकि सेंटेंस दो ही प्रकार ब्रॉड कैटेगरी करें। मैंने सर ने बताया कि सेंटेंस दो ही प्रकार के होते हैं, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन एंड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। ठीक है? अकॉर्डिंग टू द फंक्शन 5 प्रकार के होते हैं जो पढ़ते हो, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर केवल 3 ही होते हैं, तो आपको अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ही पढ़ना है। तो डू यू रीड अ नॉवेल, तुम उपन्यास इंट्रोगेटिव उससे मतलब नहीं है, ये सब सिंपल सेंटेंस है। समझ में आया? फिर मैंने चौथा क्वेश्चन लिखा, कमल एंड शरद, मैंने कहा कमल प्लेड एंड वेंट होम, कमल ने खेला और घर चला। कमल प्लेड कुछ भी लिख लो, मौके वगैरह तो कमल प्लेड एंड वेंट होम, कमल ने खेला और घर चला गया। तो कितनी फाइनाइट वर्ब है इसमें? एक की दो? दो है बच्ची, तो क्या ये सिंपल सेंटेंस है? नहीं, तुम जो सिंपल सेंटेंस है। अभी मैंने बताया सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। अब हमारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, एक वर्ब ये हो गई, एक वर्ब ये हो गई, तब तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। सुनना दूसरा बात, उसको छोड़ देना। मैंने लिखा राम एंड श्याम
लखनऊ। राम एंड श्याम हैव गॉन टू लखनऊ। राम और श्याम लखनऊ गए हैं। इस सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट हैं? एक सब्जेक्ट है। ये तो क्लियर, यानी ये एंड से जुड़ने के बाद ये सेंटेंस सब्जेक्ट कितने हो जाएंगे? एक ही सब्जेक्ट है। तुम्हें भले अलग अलग, अगर दो सब्जेक्ट होते तो दो वर्ब दो हेल्पिंग वर्ब लिखी होती। बात समझ में आई? अगर दो सब्जेक्ट होते तो दो हेल्पिंग वर्ब लिखी होती। इसमें बच्चे इन सबको एक कंपाउंड बोला जाता है। कंपाउंड नाउन, इनको क्या बोला जाता है? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड आपने पढ़ा होगा, कंपाउंड में साइंस में पढ़ा होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो बना नया पदार्थ होता है वो कंपाउंड होता है। पढ़ा होगा, इंग्लिश में पढ़ा होगा तुम लोगों ने बच्चे ना। यौगिक बोलते हैं इसे। यौगिक, हाँ, कंपाउंड में ही यौगिक समझ। ठीक है, टू आर टू मोर मटेरियल जो भी आपने एलिमेंट्स, ठीक है, उनको जो है कंपाउंड बनता है। ये तो पढ़ा है। अंग्रेजी देखो कितना साइंस का काम लगता है, हर जगह काम है। अंग्रेजी बड़ी लॉजिकल लैंग्वेज, बड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज है। मूर्खों ने इसे ऐसी तैसी कर दी। राम एंड श्याम हैव गॉन टू लखनऊ। सब्जेक्ट कितने हैं? एक सब्जेक्ट। ये मिलकर एक ही सब्जेक्ट बनेंगे बच्चे, समझ में आया? उसी प्रकार हमारा भैया प्ले और गेट मिलकर केवल कितने सब्जेक्ट माने, कितने वर्ब माने जाएंगे? केवल एक ही वर्ब माने जाएंगे। और ये भी क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे इसको बोलते हैं दो नाउन जुड़े हैं तो कंपाउंड नाउन हो गया, तो वर्ब जुड़ा है जिसको कंपाउंड वर्ब कहा जाए। कंपाउंड वर्ब कहा जाए। आया आया कि नहीं आया? सिंपल सेंटेंस क्या होता है समझना? सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। अगर वो एंड से जुड़े तो इसका मतलब दो नहीं है, इसका मतलब समझना तो फाइनाइट वर्ब ही है और एक ही मानी जाएगी। आया? एक नहीं, चार पांच लिखा, प्लेन सेंस, उल्टा सीधा जितने लिखा फिर एंड से के तब वो एक माना जाए। माने राम मोहन श्याम, कमल सरल की नहीं आ जाए जो भी, उसके बाद एंड लिख के विनोद लिख दिया। सब्जेक्ट कितने माने जाएंगे? एक माने जाएंगे। दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। इट हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो होती है जिसमें केवल एक ही सिंपल मतलब एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। सिंपल सेंटेंस समझ में आया बच्चे? क्लियर हो गया सिंपल सेंटेंस? इतना बताना है, लेकिन इस बात को बताने की कितनी बात सीखने हमने सीखा कि नहीं सीखा? सीखना इसी को कहते हैं, समझी? सीखा एंड के बाद क्या लिखे? दो नाउन लिखे। एंड के बाद दो नाउन नहीं लिखा जाता। हम कहते हैं राम श्याम और मोहन, ये थोड़ा तो राम उसके बाद और मोहन श्याम, ऐसे बात करते हैं। लैंग्वेज है, हम क्वेश्चन पढ़ते समय वहां बताया जाता है। समझना बच्चे? हम बोलते हैं जब हमारे पास जैसे पांच जैसे है, राम भी है, श्याम भी है, मोहन भी है, कमल भी है, सरल भी है, इन सबको एक साथ बोलना है। सबको पहले कॉमा लगाते हैं, बाद में हम एंड लगाते हैं। ये थोड़ा पहले यहाँ एंड लगा दे बाकी कॉमा लगाए, ऐसा तो नहीं होता ना। आया समझ में कि नहीं आया बच्चे? आया? लैंग्वेज है सिंपल सेंटेंस समझना। अब बचता है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। आने वाली क्लासेस में इसको डिस्कस की जाएंगे। तो सेंटेंसेस क्या होता है बच्ची? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को, सिंपल सेंटेंसेस को, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना देना, एक कंपाउंड सेंटेंस बना देना, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देना।